जय हिंद दोस्तों। एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। आप लोगों के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ एंड अदर स्टेट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक क्लास प्रारंभ किए हैं और हिस्ट्री के इस सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इस सेशन में हम लोग देखेंगे वैदिक काल, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो आइए इसे बढ़ाते हैं हम लोग आगे। देखिए, वैदिक काल और बहुत टॉप, बहुत अच्छे से हम आप लोगों को पढ़ाते जा रहे हैं। तो यहाँ पर वैदिक काल, वैदिक एज। ओके, तो वैदिक एज के बारे में हम लोग देख लिया जाए कि यह कब से था, कब तक था और इसकी इंपॉर्टेंसी क्या थी, कब आई। ओके, यानी यह काल कब आया। ओके, आई से तात्पर्य यह काल कब आया, वैदिक काल। तो यहाँ पर देखिए, वैदिक एज, वैदिक काल के बारे में अगर हम लोग टाइम पीरियड की बात किया जाए तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का यह काल था। ओके, तो यह पूरा काल इतने वर्षों का था, 500 इधर 400 इधर, 900 वर्षों का कुल यह वैदिक पीरियड था, यानी वैदिक काल था टोटल। ओके, अब इसमें भी वैदिक काल में भी दो काल हमें देखने को मिलता है और इन 900 वर्षों में दो काल हमें देखने को मिलता है। वह कौन कौन सा? तो पूर्व वैदिक काल यानी जिसे अर्ली वैदिक एज कहते हैं, और फिर उत्तर वैदिक काल यानी लेटर वैदिक एज। ओके, तो यह काल हम लोग देख लेते हैं और इसका विभाजन क्यों किया गया इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो पूर्व वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है इसको अगर हम लोग देखा जाएगा तो यह 1500 से 1000 1000 BC अथवा ईसा पूर्व। ओके, डेट भी आप लोगों को बताएं हैं, देख लीजिएगा, नहीं तो फिर हम बता देंगे। तो 1500 से लेकर के 1000 ये ईसा पूर्व तक है। और लेटर वैदिक एज, उत्तर वैदिक काल को अगर देखा जाए हम लोग तो 1000 से लेकर के 600 BC अथवा ईसा पूर्व। ओके, अथवा ईसा पूर्व, हिंदी में ईसा पूर्व होता है, इंग्लिश में BC, बिफोर क्राइस्ट जिसे कहते हैं, हम लोग उस पर डिस्कशन कर लेंगे। तो यह इसका टाइम पीरियड हुआ दोनों का। ओके, फर्स्ट, तो यह हो गया पूर्व वैदिक काल, यह हो गया फर्स्ट, और यह उत्तर वैदिक काल, यह हो गया सेकेंड फेज। ओके, तो फर्स्ट फेज अर्ली वैदिक एज यानी पूर्व वैदिक काल, और सेकेंड फेज उत्तर वैदिक काल यानी लेटर वैदिक एज। तो यह विभाजन क्यों हुआ उसके पीछे हम लोग अगर डिस्कशन करेंगे तो पाते हैं कि दो रीजन है। ओके, टू दी पॉइंट हम आप लोगों को लेकर के चल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। कहानियां बहुत हैं लेकिन कहानियों में आप लोग घबरा जाएंगे, ऊब जाएंगे, इसीलिए टू दी पॉइंट हम प्रयास कर रहे हैं कि जिसे आप लोग समझते चलेंगे आसानी से। अब देखिए, एक पॉइंट तो यह जान लीजिएगा कि संधव सभ्यता का जब इंड हुआ तब हमारा वैदिक काल शुरू हुआ। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा इतिहास वैदिक काल से ही हम लोग जानते थे, 1500 ईसा पूर्व से ही हम लोग अपने इतिहास को जानते थे। ओके, यानी आवर पास्ट को जानते थे, अतीत को जानते थे। लेकिन अंग्रेज भारत में आए, ठीक है, भारत का शोषण किए, सब कुछ किए, लेकिन उनसे कुछ प्रत्युत्तर भी मिला, यानी कुछ लाभ भी हमें मिला। वह क्या मिला कि इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी संधव सभ्यता जिसे आप कहते हैं, या हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं आप, या हड़प्पा सभ्यता भी पढ़ते हैं। ओके, इस काल के बारे में जानकारी या खोज कह लीजिए अंग्रेजों के द्वारा ही किया गया। 1826 में चार्ल्स मेसोन के द्वारा, ध्यान रखिएगा, चार्ल्स मेसोन के द्वारा 19वीं शताब्दी यानी 1826 ईस्वी में पहली बार संधव सभ्यता या कह लीजिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में उसने जानकारी दिया। ओके, इसके बाद हड़प्पा के पूर्व हम लोग देखते हैं स्टोन एज यानी पाषाण काल। तो पाषाण काल के भी बारे में जानकारी ब्रिटिश काल में ही हमें मिली, अंग्रेजों के द्वारा ही दिया गया। और देने वाले जो विद्वान थे, ब्रिटिश विद्वान, वह है रॉबर्ट ब्रूस फुट। आप लोग पढ़े होंगे, जानते भी होंगे। और 1863 में यानी 1863 में, हालांकि उसके पहले भी एक आध दो विद्वान खोजे थे पत्थर के जो टूल्स थे, औजार, लेकिन वह उसे प्रूफ नहीं कर पाए। ओके, कंटिन्यू उसे प्रूफ नहीं कर पाए कि यह स्टोन एज का ही है। बाद में वह प्रूफ हुआ, लेकिन यहाँ पर जो एग्जैक्ट हम लोग जानेंगे वह 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट द्वारा, उन्होंने ही
स्टोन एज के बारे में जानकारी दी और दक्षिण भारत में पल्लावरम नामक स्थान पर उन्होंने स्टोन टूल्स पाया और पहला स्टोन टूल्स यानी जिसे आप पत्थर के औजार कहते हैं या पत्थर के हथियार कहते हैं या पाषाण उपकरण भी बोलते हैं, इंग्लिश में स्टोन टूल्स भी कहते हैं आप। तो पहली बार उसने खोजा और पाया, कहाँ से पाया? दक्षिण भारत में मद्रास जो तमिलनाडु स्टेट है और मद्रास के पास पहले अब चेन्नई के पास पल्लावरम नामक स्थान से। तो कहने का मतलब यह है 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी विद्वानों के द्वारा या ब्रिटिश काल में ही पाषाण काल यानी स्टोन एज और हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी मिली। इसके पहले हम लोग अपना इतिहास कहाँ से जानते थे? वैदिक काल से ही हम लोग पढ़ते थे, जानते थे, क्योंकि वैदिक लिटरेचर हमें मिला तो आसान हो गया। इस काल के बारे में जानकारी हमें बहुत आसानी से मिल गई और यह संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था, तो इसलिए आसानी से पढ़ लिया गया, वाचन कर लिया गया और जानकारी मिली। ओके, तो आइए इसीलिए फिर हम लोग पाषाण काल पर और पास्ट अपना अतीत कह लीजिए या अपना इतिहास पाषाण काल से अध्ययन करने लगे, नहीं तो उसके पहले हम लोग वैदिक काल से ही अध्ययन करते थे। ओके, अब यहाँ पर देखा जाए वैदिक काल को भी दो फेज में, दो भाग में, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। यानी वैदिक एज डिवाइड इनटू टू पार्ट, फर्स्ट पार्ट अर्ली वैदिक एज एंड सेकेंड पार्ट लेटर वैदिक एज। ओके, अब यहाँ देख लिया जाए यह विभाजन किस आधार पर किया गया है। तो देखिए विभाजन इस आधार पर किया गया है कि इस काल के बारे में, इस काल का नामकरण अगर आप जानेंगे वैदिक काल क्यों पड़ा, समझे ना, तो इस काल के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वह वेद से मिलती है, वेद से मिलती है। इसी आधार पर इसका नामकरण वैदिक काल रख दिया गया। ओके, वैदिक एज रख दिया गया। और वेद कितने हैं तो आप लोग जानते हैं कि वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये चार वेद है। ओके, तो ये हमारे चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ओके, तो इनसे ये जानकारी मिलती है। लेकिन अब ये बात रह गई कि जब वेदों से ही इस वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलती है या मिली है, तो फिर इसे दो भागों में डिवाइड क्यों कर दिया गया? तो देखिए पहला विभाजन का कारण क्या है, देखिए इसे पूर्व वैदिक काल अथवा ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल भी कहा जाता है। अब आप कहेंगे क्यों ऐसा कहा जाता है? तो इसके बारे में जो जानकारी मिलती है हमें ऋग्वेद से मिलती है। इस काल के बारे में जो भी हमें जानकारी मिलती है वह ऋग्वेद से मिलती है। मात्र एक वेद से ही मिलती है, सिर्फ एक वेद ऋग्वेद से मिलती है। ओके, तो फर्स्ट जो पहला वेद है ऋग्वेद, यह सबसे प्राचीन भी है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे प्राचीन भी है। और इस ऋग्वेद से जो जानकारी मिलती है, हमें जानकारी मिलती है वह पूर्व वैदिक काल के बारे में, इसीलिए इसे ऋग्वैदिक, इसे जो है कि ऋग्वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अब आ जाइए जो तीन वेद बचे यानी यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन तीन वेद से जो जानकारी मिलती है वह उत्तर वैदिक काल के बारे में। ओके, तो यह विभाजन हुआ, इसीलिए विभाजन का एक आधार यह लिटरेचर भी है, यानी वैदिक लिटरेचर आप कह लीजिए, वैदिक साहित्य है। क्यों? क्योंकि ऋग्वेद के बारे में सिर्फ जानकारी पूर्व वैदिक काल से मिलती है, यानी इसमें जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है उससे प्रारंभिक काल का, जिसे पूर्व वैदिक काल कहते हैं, तो इस काल के बारे में जानकारी मिलती है। जबकि शेष जो वेद हैं, यह तीन जो वेद हैं यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन तीनों वेदों से उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो एक विभाजन ये हो गया। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट विभाजन है जो विभाजन का कारण माना जाता है, 1000, ध्यान रखना है कि 1000 जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व
पूर्व वैदिक काल अथवा ऋग वैदिक काल के बारे में दिया गया है, उसका कारण क्या है कि 1000 ईसा पूर्व में 1000 ईसा पूर्व में लोहे के बारे में जानकारी हुई। ओके, यानी लोहे के बारे में जो जानकारी होती है, आयरन के बारे में, लोहे के बारे में, या लोहा कह लीजिए, जो लोहा हमें ज्ञात होता है वह अतरंजी खेड़ा से पता लगता है। ओके, यहां मैं लिख देता हूं, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अतरंजी खेड़ा। और यह अतरंजी खेड़ा जो स्थान है यह पड़ता है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पड़ता है। तो अतरंजी खेड़ा नामक स्थान से लोहे के बारे में जानकारी मिली। तो इसी आधार पर इन दो कारण है, इन्हीं दो कारणों के आधार पर, या रीजन है जिसके आधार पर वैदिक काल का विभाजन हम लोग करते हैं। ओके, कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों के पास, यानी इस काल के जो निवासी थे, वैदिक काल के लोगों को आयरन के बारे में जानकारी हो गई, नॉलेज हो गया, नॉलेज ऑफ आयरन, लोहे के बारे में ज्ञान हो गया, यानी इसका प्रयोग करने लगे उत्तर वैदिक काल में। जबकि पूर्व वैदिक काल में उन्हें आयरन के बारे में जानकारी नहीं था। ऋग वैदिक काल अथवा पूर्व वैदिक काल में आयरन एब्सेंट था, लोहा के बारे में इन्हें जानकारी नहीं थी, लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी। तो यह विभाजन का आधार हो गया, पूर्व वैदिक काल अथवा ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल अथवा लेटर वैदिक एज। इसी आधार पर तो विभाजन का दो आधार है, आप लोग अच्छे से जान लीजिएगा। मैं बहुत अच्छे से समझाया आप लोगों को कि पूर्व वैदिक काल के बारे में जानकारी सिर्फ ऋग्वेद से मिलती है, वैदिक काल का जो लिटरेचर ऋग्वेद है उससे मिलती है, जबकि लेटर वैदिक एज के बारे में जानकारी यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन 3 वेदों से मिलती है। ओके, तो और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वह है मेटल, धातु के बारे में। कौन सा धातु? लोहा यानी आयरन। आयरन के बारे में फर्स्ट टाइम हमें जानकारी अतरंजी खेड़ा से मिलती है 1000 ईसा पूर्व के आसपास। इसलिए उत्तर वैदिक काल में आर्य लोग जो थे इसका तेजी से यूज किए और कृषि कार्य में, कृषि और व्यापार वाणिज्य में तेजी से ग्रोथ कर लिए। ओके, अब यहाँ पर एक प्रश्न और है कि वैदिक काल के लोगों को कहा क्या जाता था? तो वैदिक काल के लोगों को आर्य कहा जाता था। यहाँ पर मैं लिखता हूं, आर्य कहा जाता था। ओके, आर्य कह के पुकारा जाता था। आर्य शब्द क्यों प्रयोग किया गया है? आर्य शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ जन, यानी श्रेष्ठ लोग। ओके, तो वैदिक काल में जो यहाँ के निवासी थे उन्हें आर्य कहा जाता था। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ जन या श्रेष्ठ लोग। ओके, तो यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जब यह वैदिक काल हम लोग देख लिए, वैदिक काल का विभाजन देख लिए, ओके, विभाजन के कारण हम लोग देख लिए, तो इसी में हम लोग वैदिक साहित्य को भी डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि वैदिक टॉपिक थोड़ा लंबा है, इसलिए 2-3 भाग में, पार्ट में हम पढ़ाएंगे और प्लेलिस्ट तैयार करवा देंगे। आप लोग प्लेलिस्ट में अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, तो आ जाइए हम लोग साहित्य पर थोड़ा डिस्कशन कर लें। तो देखिए, वैदिक साहित्य की अगर हम लोग बात करें तो वेद हो गया। वेद कितने हो गए? 4 वेद हो गए। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये वेद 4 हो गए और इन वेदों के, इन चारों वेदों के 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, और इन वेदों के, ओके, ब्राह्मण भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, वेदों के ब्राह्मण हैं, सभी वेदों के अपने अपने ब्राह्मण हैं। हम लोग अलग से डिस्कशन साहित्य में करेंगे, लिटरेचर में। इसके बाद ब्राह्मण के बाद आरण्यक है, ब्राह्मण हो गया, आरण्यक हो गया, और फिर उपनिषद हो गया। उपनिषद हो गया, तो यह इंपॉर्टेंट हो गया। यानी जो वैदिक लिटरेचर है उसमें क्या क्या आ रहे हैं? वेद आ गया, वेदों की संख्या 4 हो गई, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ओके, इसके बाद प्रत्येक वेद के ब्राह्मण अपने होते हैं, ब्राह्मण भी हम समझा देंगे डिटेल क्या होता है। और फिर आरण्यक भी होते हैं। आरण्य में से जंगल, ऋषि मुनियों के द्वारा जो जंगलों में बैठ करके लिखा गया, समझे ना, जो इनके भाग ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के, तो उन्हें क्या कहा गया? आरण्यक। और उपनिषद जो उनके चिंतन है लिखा गया, तो वह उपनिषद भी उनके हैं। हाँ, ओके, यानी विकसित उनके
चिंतन कह लीजिए, उनके चिंतन का जो स्वरूप हमें दिखाई पड़ता है वह उपनिषदों में दिखाई पड़ता है, क्योंकि वेद तो बड़ा सरल है, सामान्य है, इसमें कोई चिंतन हमें नहीं दिखाई पड़ता है। ध्यान रखिएगा, कथन कारण का क्वेश्चन है। वेदों में हमें कोई चिंतन नहीं है, क्योंकि प्रारंभ में जो लिखे गए हैं एकदम समाज का जो स्वरूप था उसी का उल्लेख कर दिया गया है वेदों में। जैसे समाज का स्वरूप से तात्पर्य क्या है, भौगोलिक जिन क्षेत्रों में रहते थे, जिन नदियों के बारे में उन्हें जानकारी हुई उन नदियों का नाम लिख दिए, जिन पर्वतों के बारे में उन्हें जानकारी हुई उसका उल्लेख कर दिए। ओके, और फिर उनकी सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था क्या थी, कैसे, उसका उल्लेख कर दिए। पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, उसका उल्लेख कर दिए। और फिर उनके धार्मिक व्यवस्था कैसी थी, कैसे वह पूजा पाठ करते थे, कब करना प्रारंभ किए, तो यह सब उल्लेख किया गया है। ओके, तो और अर्थव्यवस्था क्या थी उसका उल्लेख किया गया है, यानी भौगोलिक स्थिति का, सामाजिक स्थिति का, राजनीतिक स्थिति का, धार्मिक स्थिति का और आर्थिक, तो ये यही सब बातें इन वेदों में उल्लेख किया गया है। तो यह बड़ा सामान्य सरल रूप में है वेद। ओके, लेकिन उसके बाद जो चिंतन आया वह ब्राह्मण, आर्यक और उपनिषद तक जाते जाते पूरा उनके चिंतन, ऋषियों ने चिंतन करना शुरू कर दिया। पहले अस्थाई जीवन आया, अस्थाई जीवन के बाद सरलतम रूप से धीरे धीरे आगे बढ़े और फिर जटिलताएं आती गई, यानी विजडम कह लीजिए, बौद्धिकता कह लीजिए। ओके, वह चीज हमें उपनिषदों में दिखने लगा। ओके, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा कि वेदों में, वेद जो है सरल रूप में है, इसमें उस समय की जो व्यवस्थाएं थी उसी का उल्लेख किया गया है। ओके, फिर चिंतन आगे शुरू हुआ ऋषि मुनियों के द्वारा। अब यहां पर ध्यान रखना है कि इन चारों वेद में से कुछ वेद ऐसे हैं, ओके, जो बड़े सरल हैं। तो इसमें ऋग्वेद तो एकदम सरल है, इसमें किसी प्रकार के कर्मकांड कह लीजिए या रूढ़ियाँ कह लीजिए या सुपरटेशन कह लीजिए, इस तरह की बातें हमें नहीं दिखाई पड़ती है। ओके, लेकिन जो तीन वेद लेटर वैदिक काल के हैं या उत्तर वैदिक काल में लिखे गए, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि यजुर्वेद में यज्ञों के बारे में जानकारी मिलती है। ओके, आगे हम लोग डिटेल और देखा जाएगा। सामवेद में जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यह जो है गायन के रूप में हमें दिखाता है, यानी सर्वप्रथम ऐसा पता लगता है कि जो गायन सिस्टम यानी संगीत जिसे कह लीजिए, संगीत का सर्वप्रथम प्रारंभ इसी सामवेद में से हमें दिखाई पड़ता है। सारे ग म प द नि धा, यानी संगीत के जो 7 स्वर हैं उसका सबसे पहले उल्लेख इसी सामवेद में मिलता है। ओके, और अथर्ववेद, अब अथर्ववेद तक आते आते धीरे धीरे चिंतन बढ़ते गया, तो यहाँ पर आकर के क्या हो गया, जादू टोना भी आ गया। अब देखिए, जो चिंतन की विकसित अवस्था तक हम पहुंच गए, तो फिर यहाँ पर अथर्ववेद में आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, अथर्ववेद में जादू टोने के बारे में उल्लेख है। ओके, मैजिक के बारे में फर्स्ट टाइम हमें उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। हालांकि आयुर्वेद के भी बारे में उल्लेख है, दवाइयों, तमाम डिफरेंट प्रकार के डिजीज यानी बीमारियों के बारे में, डिफरेंट उनके उपचार के बारे में भी जानकारी मिलती है। किससे? अथर्ववेद से। तो ये बात है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए इस अथर्ववेद को, इस जो चतुर्वेद है, इससे बाहर रखा गया है। जो शब्द आप पढ़ते हैं वेद त्रयी, वेद त्रयी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। वेद त्रयी शब्द में ऋग्वेद नहीं है, सॉरी अथर्ववेद नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो जो वेद त्रयी का उल्लेख किया गया है, वेद त्रयी में जो है अथर्ववेद को शामिल नहीं किया गया है, अपितु ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को शामिल किया गया है। कुछ विद्वान तो अथर्ववेद को वेद मानते ही नहीं है, वो अलग का चिंतन है, अलग से आप लोगों को हम समझा देंगे, बता देंगे। लेकिन यहाँ पर टू द पॉइंट एग्जाम का, ये 4 वेद है, लेकिन वेद त्रयी जो शब्द का प्रयोग किया जाता है उसमें अथर्ववेद को शामिल नहीं किया गया है, उसमें 3 ही वेद को शामिल किया गया है। और ये वैदिक काल में 4 वेद लिखे गए और चारों वेद के अपने ब्राह्मण हैं, आरण्यक है, उपनिषद है, और लास्ट में एक आता है शब्द और वेदांग। ओके, वेदांग भी आता है, तो यह क्या है इस पर भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो वेदांग है, इतने चीजें जो है वैदिक लिटरेचर के अंतर्गत आता है।
तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करता है, इसमें पुराण दे करके भी आपसे गलत करा देता है ऑप्शन में, और कहता है कि क्या वैदिक लिटरेचर या वैदिक साहित्य से संबंधित नहीं है। तो पुराण, वैदिक काल में पुराण नहीं लिखे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा पुराण इसके अंतर्गत नहीं रहेगा। ओके, तो यह हम लोगों ने वैदिक काल देखा, और फिर इसके बाद इसका डिवाइडेशन देखा, विभाजन के कारणों को उल्लेख किया, और इसके बाद हम लोग इन चारों वेदों को देखा। वेदों के अपने ब्राह्मण होते हैं, आरण्यक होते हैं, उपनिषद उनको देखा, फिर वेदांग को हम लोगों ने देखा, वेद त्रयी को हम लोगों ने देखा। टू द पॉइंट, अब हम लोग इसके लिटरेचर यानी साहित्य की तरफ आगे बढ़ते हैं, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो इसको हम लोग दूसरे फेज में यानी पार्ट 2 में करते हैं। ओके, नहीं तो बहुत विस्तृत हो जाएगा, एक ही में ये टॉपिक बहुत विस्तृत हो जाएगा। ओके, तो फिर हम लोग दूसरे पार्ट में यानी भाग में देखते हैं क्या ऋग्वेद के जो साहित्य है डिटेल, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के बारे में और वेदांग के बारे में विस्तृत, ये ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, इन सब पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं।